नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं आपके साथ अजीत। दहेज प्रथा सामाजिक ताने बाने की एक कुरीति है। आज के दौर में भी महिलाओं को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है और ऐसे में दहेज की मांग करने वालों के खिलाफ सख्त कानून है। लेकिन कुछ समय में कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां इसका दुरुपयोग किया गया है। दहेज कानून का बेजा इस्तेमाल ना हो, इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह हिदायत दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। आज इंडिया की आवाज में इसी पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल पर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह हिदायत भी दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ बेहद जरूरी होने पर ही की जाए। दहेज के मामलों में एफआईआर होते ही तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इस मामले पर निर्देश दिए हैं, लेकिन वहीं कुछ महिला संगठनों का यह मानना है कि इस तरह के निर्देश से महिलाओं के लिए बने कानून कमजोर होंगे। दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दहेज विरोधी कानून पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं। दहेज से जुड़े मामलों में सिर्फ जरूरी होने पर ही हो गिरफ्तारी। राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दहेज प्रथा विरोधी कानून का मिसयूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में बड़ी तादाद में की जाने वाली गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के लिए निजी आजादी और सामाजिक व्यवस्था के बीच बैलेंस रखना जरूरी है। अदालत ने कहा कि दहेज प्रताड़ना से जुड़ा मामला गैर जमानती है, इसीलिए लोग इसे हथियार बना लेते हैं। दहेज प्रताड़ना के ज्यादातर मामलों में आरोपी बरी होते हैं और सजा दर सिर्फ 15% है। कोर्ट ने पुलिस को यह हिदायत भी दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है, उनमें गिरफ्तारी सिर्फ इस कयास के आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने वो अपराध किया होगा। गिरफ्तारी तभी की जाए जब इस बात के पर्याप्त सबूत हो कि आरोपी के आजाद होने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। वो कोई और क्राइम कर सकता है या फरार हो सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता की शादी 1 जुलाई 2007 को हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि आरोपी 8 लाख रुपए की मांग कर रहा है, साथ ही कार और एसी की मांग की जा रही है। इसके बाद आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जो ये जजमेंट आया है ये उन सारे एफआईआर और सब्सिक्वेंट इवेंट्स में डिपेंडेंट है कि जहां भी 7 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट है और उससे कम है, तो कोई भी अरेस्ट एकदम से पुलिस नहीं कर सकती है। पहले उसे रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। वो रीजन्स मजिस्ट्रेट को देगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। मजिस्ट्रेट उन्हें एवेल्युएट करेगा। वो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है दीज रीजन्स आर करेक्ट एंड वैलिड टू मेक ए अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, तो वो परमिशन देगा अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वहीं कुछ महिला संगठनों का मानना है कि इस तरह के निर्देश से महिलाओं के लिए बने कानून कमजोर होंगे। जब इतना ज्यादा क्राइम है औरतों के विरोध में, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसी कानून को आप कमजोर कर लेंगे तो फिर आपने अरेस्ट की धारा ही क्यों रखी है? आपको उस धारा को ही हटा देनी चाहिए। आप किसी को मत अरेस्ट कीजिए। और ये 498A में ही क्यों, जो माओवादी के नाम पे प्रिजनर्स को अरेस्ट करते उसमें भी दीजिए ना 2 हफ्ते का समय। आप टेरर के नाम पे जो करते उसमें भी दीजिए ना 2 हफ्ते का समय। ये क्या है? जब आपने तो क्या आईपीसी की धारा ही बदल डाली, सीआरपीसी की धारा ही बदल रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाल के दिनों में वैवाहिक विवाद में इजाफा हुआ है। शादी जैसी संस्था प्रभावित हो रही है। दहेज प्रताड़ना कानून इसलिए बनाया गया कि महिलाओं को प्रताड़ना से बचाया जा सके, लेकिन कई बार लोग इसे गिरफ्तारी का हथियार बना लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश पर सीनियर एडवोकेट माजिद मेनन का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं।
ये हम शुरू से ये बात कहते चले आए हैं कि कानून अगर कोई बनाया जाता है किसी सुधार के लिए, तो जितना उसका सुधार का प्रभाव होता है उससे ज्यादा उसके दुरुपयोग का प्रभाव हो जाता है। तो कभी कभार जब ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है तो फिर बहुत ही गंभीरता के साथ उस कानून के बारे में विचार करने की आवश्यकता होती है। और हमारी उच्चतम न्यायालय ने अक्सर ये बात कही, और अभी जो कल उन्होंने जो बात कही है, जो बार बार मैं दोहराता आया हूं, वो ये कि गिरफ्तारी जो होती है किसी भी फौजदारी मामले में, वो शिक्षा के तौर पर नहीं होती। वो आरोपी को किसी तरह की पीड़ा या तकलीफ या दुख या सजा देने के तौर पर नहीं होती। वो सिर्फ तफ्तीशी कार्रवाई की मदद के लिए होती है, या सिर्फ इसलिए होती है कि अगर वो शख्स जिसने गुनाह किया है वो दोबारा गुनाह न करे, या वो गुनाह को कंटिन्यू न करे, और या फिर वो इंसाफ के दायरे से बाहर हो जाए। यही कारण है जिनकी वजह से किसी को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जाता है, वरना हिरासत में रखना या गिरफ्तार करना सजा का कोई हिस्सा नहीं होता। ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो इस मुद्दे पर इंडिया की आवाज क्या है, ये जानने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं, इंडिया की आवाज बन सकते हैं, कर सकते हैं कॉल इन नंबरों पर और रख सकते हैं आप अपनी राय। तमाम दर्शकों के साथ इसे बांट सकते हैं। दहेज उत्पीड़न के खिलाफ जो कानून है, उस कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था। तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 18001801501525। ये टोल फ्री नंबर है 012025111063। ये नंबर दूसरा नंबर है। दोनों नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बन सकते हैं आप इंडिया की आवाज। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो दहेज के महज 15% मामलों में ही सजा हुई है और 93% मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है। 15% मामलों में दोष साबित हुआ है। 2012 में देश भर में सेक्शन 498A में 1,97,000 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि साल 2012 में दहेज विरोधी कानून के तहत 50,000 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई। दहेज से जुड़े 3,72,000 केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं इनमें बताया गया कि 15% में ही दोष सिद्ध हो पाया, साबित हो पाया। और ये जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है, और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने ये नई टिप्पणी की है और कहा है कि दहेज उत्पीड़न के केस में, दहेज एक्ट के मामले में तुरंत गिरफ्तारी हो ये जरूरी नहीं है। काफी सोच विचार के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में दहेज हत्या के 8,083 मामले सामने आए। दहेज हत्याओं के मामले में यूपी पहले नंबर पर है। यूपी में 2,335 मामले सामने आए। 1,182 मामलों के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। दहेज हत्या के 776 केस के साथ मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। दहेज हत्या की दर का राष्ट्रीय औसत 1.36 है, जबकि यूपी में ये औसत 2.36 है। और क्या है दहेज उत्पीड़न कानून, इसके बारे में आपको बताया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एक आपराधिक कानून है। 1983 में संसद ने दहेज उत्पीड़न कानून पास किया। दहेज के लालच में महिला के साथ क्रूरता और हिंसा करने पर धारा 498A के तहत सजा का प्रावधान है। और इसमें क्रूरता के जो मायने हैं वो हैं औरत को आत्महत्या के लिए मजबूर करना, उसकी जिंदगी के लिए खतरा पैदा करना, दहेज के लिए सताना और हिंसा, ये इस कानून के अंतर्गत आता है। और हमारे साथ दर्शक जुड़ने शुरू हो गए हैं। अनिल हमारे साथ पहले दर्शक हैं रुड़की से। बहुत बहुत स्वागत है अनिल आपका, आप अपनी बात अब रख सकते हैं। हेलो जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। सर, ये जो आज ये कानून दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जी सर, इसके मामले में तो बहुत ही जो ही परिवार है उनके लिए तो बहुत फायदे की चीज दी है इन्होंने आज। जी, क्योंकि इसमें जो सही परिवार के साथ तो पीड़न लड़की वाला खुद ही कर रहा है। हेलो जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो ये कहना है दर्शक का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नया निर्णय दिया है ये सराहनीय है और इससे राहत मिलेगी लोगों को। रेणु हमारे साथ फरीदाबाद से हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जी,
तो मेरे मुताबिक है कि अगर मान लीजिए किसी महिलाओं के लिए ये कानून बना है कि अगर उसमें मान लीजिए फैसला जो ये है कि हम कर रहे हैं तो गिरफ्तारी होती है केवल 25% जिसमें कि निर्णय दिए जाते हैं, फैसले होते हैं, लेकिन 75% उसमें कोई हल ही नहीं निकलता, वो जेंट्स के फेवर में ही जाते हैं जी। तो मान लीजिए अगर 75% अगर नुकसान हो रहा है, 25% नहीं हो रहा है, तो उसमें तो बिल्कुल गलत है सर ये जी। तो मेरा तो ये सर कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपना जजमेंट दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है, मेरा ये मानना है जी। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। ये कहना है रेणु दर्शक जिन्होंने कहा है कि ये सही नहीं लगता उनको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रक्रिया दी है उसके तहत उसने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत जो आपराधिक मामले हों उन्हीं में तुरंत गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी को एक सिरे से खारिज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कहा है कि इस एक्ट में मामला दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी ना हो। यह बेहद अहम है आपके समझने के लिए, क्योंकि इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था, दुरुपयोग किया जा रहा था, और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये अब कहा गया है कि इस पर सोच विचार करना पुलिस के लिए जरूरी है। तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, इंडिया की आवाज बन सकते हैं। दहेज विरोधी कानून पर तुरंत गिरफ्तारी ना हो, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कुछ सोच विचार के बाद गिरफ्तारी की जाए। जब मामला आपराधिक लगे सीधे तौर पर तब गिरफ्तारी हो। पहले यह होता था कि इस केस के तहत मामला दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी होती थी आरोपी की, पति की और पति के परिवार वालों की, और उन्हें जमानत भी नहीं मिलती थी क्योंकि गैर जमानती अपराध है ये। और इसीलिए कोर्ट ने इस तरह की व्यवस्था दी है, निर्देश दिए हैं राज्य सरकारों को कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उनके पुलिस अधिकारी तुरंत गिरफ्तारी न करें। अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसके पीछे वाजिब कारण होने चाहिए, ठोस वजह होनी चाहिए। दीपक अलीगढ़ से अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं आप दीपक? जी आप अपनी बात रखें। सर हमारी शादी हुई थी, मेरी शादी 2010 में। आपकी बात स्पष्ट नहीं आ रही है दीपक। हेलो सर, सर इससे सही फैसला आएगा रही सर। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अपनी बात स्पष्ट तौर पर रख सकते हैं आप। दहेज उत्पीड़न कानून के बारे में जो नई व्याख्या दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं? और दहेज उत्पीड़न कानून का क्या बेजा इस्तेमाल होता है ज्यादातर मामलों में, आप ऐसा मानते हैं? और जो नई व्यवस्था दी गई है इसके तहत क्या अब जो सही मामले होंगे, जो सच मामले होंगे दहेज उत्पीड़न के, केवल उन्हीं मामलों में उस तरीके की कार्रवाई होगी, और जो बेजा केस होते थे, गलत केस होते थे, झूठे केस बनाए जाते थे, उनमें अब राहत मिल सकेगी पीड़ित पक्ष को, आरोपी पक्ष को कह सकते हैं एक तरह से, जो पीड़ित के तौर पर देखा जाता है। अनिल हमारे साथ हरदोई से अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं आप? तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है ये बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत आराम मिल रही है। अभी तक जो महिलाएं थी जी, उनका कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंट होता था वो हम लोगों के तुरंत हम लोगों पर लागू रहता, हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देकर के हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इससे हम लोगों को बहुत आराम मिलेगी। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। महेश दिल्ली से अगले दर्शक, जी बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया बिल्कुल सही है। जो ऐसा करते हैं इनको सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन जो नहीं करते इस चक्कर में बहुत से मेल अंदर हो जाते हैं और फीमेल इसका बहुत फायदा उठाती हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट का लिया गया ये फैसला बिल्कुल राइट है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। केवल मेल ही नहीं, फीमेल पर भी इसकी ज्यादती बरसती है। अगर दूल्हे पक्ष की जो परिवार की महिलाएं हैं वो भी इसमें पिसती हैं। अगर ये मामला झूठा हुआ तो यहां लड़के की मां, पति की मां, उसकी बहन, उसके बहनोई, सब पर ये धाराएं लगती हैं और गिरफ्तारी हो सकती है इन सब की। अगर लड़की ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि उसका उत्पीड़न हुआ है तो वो सब जेल चले जाते हैं तुरंत और जमानत भी नहीं मिलती। तो जो नई व्यवस्था है इस पर आप क्या विचार रखते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ बांट सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और बन सकते हैं इंडिया की आवाज।
तो इंडिया की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं दहेज उत्पीड़न कानून की नई व्याख्या पर, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया है कि वो अपने पुलिस अफसरों से ये बात सुनिश्चित करवाएं कि इस एक्ट के तहत, दहेज एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी ना हो, उससे पहले पूरी पड़ताल कर ली जाए। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और अजय है हमारे साथ शाहजहांपुर से। आप क्या कहना चाहते हैं अजय? मैं कहना चाहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है जी, ये बहुत अच्छा आदेश है। इससे कोई भी गलत सही आदमी नहीं फंसेगा। और जो लड़की वाले ब्लैकमेल किया करते थे, पैसे लेके मुकदमा फैसला कर लेते थे जी, उसमें राहत मिलेगी सही आदमी को। शुक्रिया पैसा लेके उन्हें पैसा जी। तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं इस मामले पर। आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस एक्ट का, दहेज एक्ट का बेजा इस्तेमाल हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था और इसलिए इस तरह की व्याख्या दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इस तरह के निर्देश दिए हैं ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके? क्या झूठे केस ज्यादा होते थे दहेज एक्ट के? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं। और अब जो नई व्याख्या दी गई है इस पर आपका क्या कहना है? सोनी कानपुर से हमारे साथ एक दर्शक, क्या कहना चाहती हैं आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो दहेज उत्पीड़न वाला मामला पहले भी था, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो उसमें भी इतनी जल्दी एक्शन नहीं होता था। पुलिस वाले ले दे के मामला रफा दफा कर देते थे। तो अब जो इसका ये नया फैसला आया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी नहीं, ये मामला अलग है कि पुलिस पैसे लेकर अगर आरोपी को बचाने की कोशिश करती है, वो एक भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है पुलिस का। लेकिन लड़की पक्ष के लोग कई बार गलत इसका फायदा उठाते थे इस एक्ट का, और कई बार बात दहेज की नहीं होती थी। आपसी अगर मनमुटाव हुआ या अन्य किसी बात पर भी कोई लफड़ा है, उसे दहेज एक्ट के तहत घसीटा जाता था और कई परिवार इसमें तबाह होते थे। और इस तरह के दुरुपयोग के मामले जब ज्यादा आने लगे तब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्देश दिया है। मनोज अलीगढ़ से हमारे साथ हैं अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं आप मनोज? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जी, मेल के लिए ये बिल्कुल सराहनीय है और इस फैसले से हम बहुत संतुष्ट हैं। जी जी, बिल्कुल सही फैसला दिया है, क्योंकि इस तरह से हमारे सामने कई केसेस ऐसे हुए हैं कि जो अच्छी फैमिली हुआ करती थी और उनकी जो मतलब घर में जो हुए हैं शादियां जिन्होंने की हैं, कोई मतलब उन लोगों की कोई डिमांड नहीं थी, कुछ नहीं था, उसके बावजूद लड़की पक्ष के लोगों ने उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न लगाया गया। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो लोग इसका शिकार बनते थे गलत तरीके से, अब इस पर लगाम लग सकेगी ऐसी उम्मीद जता रहे हैं दर्शक। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, बन सकते हैं आप इंडिया की आवाज, रख सकते हैं आप अपनी राय दहेज एक्ट पर। क्या इसका बेजा इस्तेमाल ज्यादा होता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और सुप्रीम कोर्ट ने जो नए निर्देश दिए हैं इस बाबत, उनसे क्या इस पर लगाम लगेगी? बरकत अली मुंबई से हमारे साथ अगले दर्शक हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? सर, ये जो नया कानून अभी लागू हुआ है। जी हाँ सर। जी हाँ सर, जो नया कानून लागू हुआ है वो मैं उससे प्रभावित हूँ। जी स्वागत करता हूँ उसका। जी और वो बहुत अच्छा है। जी जी ठीक है सर। जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। टीवी का वॉल्यूम कम रखें, तभी बात अच्छे से हो पाएगी। जम्मू से हमारे साथ हैं एक दर्शक, आप कह सकते हैं अपनी बात। जी नमस्कार सर, मैं रमन शर्मा बोल रहा हूँ जम्मू से। सर, मेरा ये कहना है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है, बड़ा मानवीय आर्डर है। और देखिए, मैं कुछ महिला कार्यकर्ता जो हैं, जो महिला राइट्स के बारे में बात करती हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो कतई भी ये ना समझे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया होगा महिलाओं के खिलाफ दिया होगा। क्योंकि आपके ये आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ष 2012 में शायद 50,000 महिलाएं भी इस कानून का शिकार हुई है। देखिए, अगर कोई ननद है या कोई सास है, वो भी तो एक महिला है, वो भी किसी की माँ है। और दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन महिलाएं थी, उनके खिलाफ भी ये कानून का दुरुपयोग किया गया। मैं यहाँ तक पर्सनली भी जानता हूँ कि प्रेग्नेंट औरतें जो थी, उनके खिलाफ भी इस कानून का दुरुपयोग किया गया। और आप देखिए, पुलिस जो 498A में शायद ये भी है कि मेडिएशन की बात की जाती है, काउंसलिंग की बात की जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे देश में पुलिस ने कभी भी मेडिटेशन और काउंसलिंग की बात की नहीं। सिर्फ एक छोटी सी शिकायत अगर प्लेन पेपर को कोई महिला लिख देती थी, तो पुलिस सीधा पूरी लाव लश्कर लेकर, जैसे लोग हत्यारे या डाकू है,
उनको गिरफ्तार करके ले जाती जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। इनका कहना है कि सराहनीय कदम है ये, और इससे बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी जो इस एक्ट के गलत इस्तेमाल से, बेजा इस्तेमाल से आहत होते थे, उनका परिवार तबाह होता था। अब ऐसी बातें कम होंगी, इन पर लगाम लग सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ शामिल होने के लिए, इंडिया की आवाज बनने के लिए।